ऑल राइट, सो चलो शुरू करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। सबसे पहली बात, एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉर्फोलॉजी हमें पता है आउटर स्ट्रक्चर की होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर की होती है। दूसरी बात, हेडिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावरिंग प्लांट किसकी बात करेंगे हम लोग? अगर फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे तो डेफिनेटली एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे होंगे हम लोग इस चैप्टर में, एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स में कौन कराते हैं? डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ाई है, ठीक है। तो अब लेट्स स्टार्ट विद द NCERT. It says you can very easily see the structural similarity and variations in the external morphology of the larger living organisms, both plants and animals. Similarly, if we were to study internal structures, one also finds several similarities as well as differences. This chapter introduces you to internal structures and function organization of higher plants. Study of internal structure of plant is called anatomy. Plants have cell as the basic unit of life. Cells are organized into tissues, and in turn the tissues are organized into organs. Different organs in a plant show differences in their internal structure. Within angiosperm, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. Internal structure also shows adaptations to diverse environments. Now, भले ही इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, लेकिन मार्क इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती है। सबसे पहली बात, सबसे पहली लाइन में ही छुपी हुई है। ये कहते हैं, किस कलर से करूँ, चलो इसी से करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कहता है, वी कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन क्या बनेगा? बोलेंगे कि वी कैन नॉट सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर प्लांट्स, ठीक है। एक तो ऐसे बन सकता है। दूसरी चीज़ वो क्या कर सकते हैं? वो कह सकते हैं कि वी कैन सी क्लियर डिफरेंसेस इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्मॉलर एनिमल्स। इसको ये लोग स्मॉलर बना सकते हैं, ठीक है। तो लार्जर पे एम्फसाइज करना और वी कैन वेरी इजीली सी पे एम्फसाइज करना। अगली बात क्या, हम लोग दो चीज़ पे कर सकते हैं, सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन। तो इन दोनों वर्ड्स पे भी ध्यान देना, ठीक है। और एक और बात बोल सकते हैं, कह सकते हैं ओनली प्लांट्स कर सकते हैं या ओनली एनिमल्स कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में है। ये क्वेश्चन के पॉइंट है। अगली चीज़ क्या हो सकती है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी ये कहते हैं सेवरल सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस मिलते हैं। क्वेश्चन में गलती क्या बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन ट्विस्ट कैसे करेंगे? अगर ये लाइन उठाएंगे तो मान लो लिख देंगे वी वर टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, मतलब बोल देंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें सिर्फ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं या फिर सिर्फ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ध्यान देना, दोनों देखने को मिलते हैं, सिमिलैरिटीज़ भी और डिफरेंसेस भी। ऑल राइट, ये दूसरा पॉइंट ध्यान देने का। तीसरी बात क्या कहते हैं, इस चैप्टर की ये सब पढ़ी, ये सब तो फालतू बात है। अगली बात क्या है? सेल्स, ये होती हैं बेसिक यूनिट प्लांट्स की, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं टिश्यू, फिर आते हैं ऑर्गन्स, ठीक। ये हायरार्की दी हुई है। अब क्या बोला है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन इंटरनल स्ट्रक्चर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को ये समझ भी नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है। ये कह रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंस इन इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब क्या है? ये बात नहीं कह रहा है कि प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, ना 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 ना। इस लाइन में ये कहना चाह रहा है कि एक ऑर्गन, मतलब विद इन अ प्लांट एक ऑर्गन के अंदर का भी इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होता है दूसरे ऑर्गन से। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। तो मार्केट, इस लाइन का मतलब क्या है कि एक ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर दूसरे ऑर्गन से अलग होगा, ये कहना चाहती है ये लाइन, ठीक है। अगली बात, फिर इसमें हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये यही कहेगा, इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है? इस लाइन से बन सकता है कि मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर ऑल्सो सीन एनाटॉमिकली डिफरेंट। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, बोल देंगे एनाटॉमिकली सिमिलर, या फिर बोल देंगे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स आर नॉट एनाटॉमिकली डिफरेंट। यही मतलब यही पॉइंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये सब भी एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। अगली चीज़, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन जो लिखी है, कहता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बाहर के अडेप्टेशन को भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बोल सकता है कि बाहर के अडेप्टेशन को नहीं दिखाते हैं या फिर दिखाते हैं, मतलब कुछ भी फ्रेम करते हैं। तो लाइन याद रखना, कह रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शो अडेप्टेशन, मतलब किस तरह से हम बाहरी दुनिया से, इन्वायरमेंट से अपने अडेप्ट हुए पड़े हैं, ठीक है। तो पहले ही लाइन में, पहले ही पैरा में हमें बहुत सारे की पॉइंट्स मिल गए जो हमें याद रखने चाहिए। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, 5। पहले पैरा में हमें 5 क्वेश्चन पॉइंट्स मिले। अब अगली बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। 6.1 द टिश्यू सिस्टम। वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन
based on types of cells present. Now let us consider how tissues vary depending on their location in the plant body. Their structure and function would be dependent on the location. On the basis of their structure and location, there are three types of tissue systems. These are epidermal, ground and vascular tissue system. Alright, अब देखो इसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं मार्क करा दे रही हूँ. सबसे पहली बात, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ना, वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ, ये जो है ये इस नई वाली टेक्स्ट बुक में से उड़ा दिया गया है. इसके ऊपर का टॉपिक, इसके ऊपर हमारे पास वो सब था, सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ये वाले टॉपिक जो होता है ना 9th हमने पढ़ा है, मतलब 11th में भी था पर अब हटा दिया गया है इस नई NCERT से. पुरानी वाली में था, उसमें वही उसी का रेफरेंस देख के लिखा है कि वी वर डिस्कसिंग टिश्यूज़ बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेल्स. उसमें हम लोग टाइप ऑफ सेल्स पे डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक ही टाइप के सेल से बने हुए हैं तो सिंपल टिश्यू, अलग अलग से बने तो कंपाउंड टिश्यू. ठीक है, तो ये उसका रेफरेंस है. तो ये छोड़ो, अगली बात क्या कह रहा है कि हाउ टिश्यूज़ वैरी. अब पहली बात तो ये होगी कि टिश्यूज़ जो हैं वो अपने सेल के टाइप से डिफ्रेंशिएट हो सकता है. दूसरी बात, वो और किस चीज़ से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, उनकी लोकेशन. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. मार्केट हैज़ देयर लोकेशन, वो उनकी लोकेशन. ठीक है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है. जो रूट के पास प्रेजेंट होंगे वो रूट वाला काम करेंगे, जो स्टेम प्रेजेंट होंगे स्टेम वाला काम करेंगे. तो उनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है. अगली चीज़, उनका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का उनका स्ट्रक्चर है. जैसे रूट में जो रूट हेयर्स वगैरह होंगे वो अपना स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं कि सरफेस एरिया बढ़ जाए, राइट. तो देयर लोकेशन एंड देयर स्ट्रक्चर इज़ इंपॉर्टेंट. अब हम लोग किस बेसिस पे, मतलब पूछ सकते हैं कि किस बेसिस पे टिश्यू सिस्टम डिफाइन किया गया है. तो रिमेंबर, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन. ठीक है, 3 तरह के होते हैं, ये तो कॉमन बात है, हम लोग को पता ही है. एपिडर्मल होता है, वैस्कुलर होता है और ग्राउंड टिश्यू होता है. यहाँ पे एक नई चीज़ बताई कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहलाता है. शायद से पुरानी NCERT में नहीं था, मुझे याद नहीं, पर हो सकता है. इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स मिले, ये एक लौता पॉइंट, मतलब यही एक पॉइंट है मेन, कि लोकेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को. ठीक है, मतलब अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इसको घुमाना होगा तो क्या करेगा, बोलेगा कि टिश्यूज़ जो होती हैं ना वो लोकेशन पे वैरी नहीं करती हैं. तो ये हो गया. या फिर कह सकता है कि सिर्फ स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है टिश्यू सिस्टम. तो इस तरह से लाइंस को घुमा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से. तो याद रखना कि दोनों पे वो डिपेंड करता है. आप पहली टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं जो कि है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 3 होते हैं. ओके, लेट्स रीड फर्स्ट. It says the epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body, comprises the epidermal cells, stomata and the epidermal appendages, that is the trichomes and the hair. The epidermis is the outermost layer of primary plant body. It is made up of elongated and compactly arranged. Okay, before we get into that, पहले यहाँ देख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ तक देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है. इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो एपिडर्मल टिश्यू, मतलब ये तो फिर सब फैक्चुअल चीज़ें होंगी, इसमें कुछ ऐसा बुद्धि लगाने वाला नहीं है. बस याद रखना है. क्या याद रखना है, किस लाइन से रंगो, यहाँ किस कलर से, ब्लू से करते हैं. ठीक है, क्या है कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है पूरी प्लांट बॉडी का. ठीक है, तो इसमें कि मान लो क्या घुमाएंगे तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे, बोल देंगे कि पूरी प्लांट बॉडी की जगह कुछ और दे देंगे, मतलब बोल देंगे पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी. तो याद रखना पूरे होल प्लांट बॉडी को ये कवर मार देता है. फिर इसमें क्या क्या होता है ये तो हमें पता है. एपिडर्मल सेल्स होता है, स्टोमेटा होता है, एपिडर्मिस मतलब एपिडर्मल अपेंडेजेस होता है. अब एपिडर्मिस की बात करते हैं सबसे पहले. ठीक है, तो एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी. इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विच फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर. Epidermis is usually single layer. Epidermal cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. The outside of the epidermis is often soft, covered with waxy thick layer called the cuticles, which prevent the water loss. Cuticles is absent in root. After this, stomata. Okay, तो पहले epidermis देख लेते हैं. सो एपिडर्मिस की क्या बात कही है इसने. एपिडर्मिस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने को है, मतलब फिर वही फैक्ट वाले पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसा है नहीं. ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता, कुछ और येलो से ही चलते हैं, छोड़ो. हाँ, तो क्या कह रहा है, एपिडर्मिस जो है वो प्राइमरी आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी की. अब यहाँ पे ये वर्ड्स पे ध्यान दो. ठीक है, सबसे पहले वर्ड आउटर मोस्ट लेयर, दूसरी बात प्राइमरी प्लांट बॉडी. ठीक है, प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है. अब किस टाइप के सेल्स हैं, अब ये टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ एपिडर्मिस को डिफाइन कर रहा है. उसके सेल्स जो है इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कोई स्पेसेस नहीं होते इनके बीच में. ठीक है, और जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसको, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंटिन्यूअस लेयर होती है. एपिडर्मिस कहीं से ब्रेक नहीं होती है, कंटिन्यूअस लेयर है.
तो बहुत सारे गोले मार के इसको याद रखना, कंटिन्यूस लेयर है। अब ये यूजुअली जो है ये सिंगल लेयर होती है, मतलब एक लेयर ही होती है एपिडर्मिस की, ऐसा नहीं कि 2-3 लेयर मार दो, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, सिंगल लेयर, कंटिन्यूस लेयर याद रखना उसकी लेयर के बारे में। अगली चीज़ क्या है कि इसका जो साइटोप्लाज्मा होता है वो सेल वॉल की लाइन, मतलब क्या याद रखो कि जो सेल्स होती हैं वो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, पेरेन्काइमा से बनी हुई होती हैं, पेरेन्काइमा की बनी हुई सेल्स होती हैं। दूसरी चीज़, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस, कि जो साइटोप्लाज्मा होता है वो थोड़ा ही होता है और जो सेल वॉल के मतलब कोने में ऐसे चिपका होता है, पड़ा हुआ होता है बेचारा, और जो वैक्यूल है वो डोमिनेट करता है, वो ज़्यादा होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। तो ये बात अगली स्टार मार्क करके ये लाइन भी याद रखो, ये वाली, ठीक। अब मतलब स्टार मार्क एज एन इन पे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है रादर देन लाइक ऑल दैट, छोड़ो। फिर अगली चीज़ क्या है, क्यूटिकल्स के बारे में बता रहा है कि जो आउटसाइड जो होती है एपिडर्मिस की वो वैक्सी थिक लेयर, किस टाइप की लेयर होती है, वैक्सी होती है और थिक होती है। क्या कंफ्यूज करेगा, बोल देगा वैक्सी स्मूथ लेयर, या सॉरी बोल देगा स्मूथ एंड थिक लेयर, नहीं वैक्सी होनी चाहिए, बोल देगा वैक्सी एंड थिन लेयर, नहीं थिक होनी चाहिए। तो ये टर्म याद रखना, वैक्सी एंड थिक लेयर। और बोल देगा इनसाइड ऑफ एपिडर्मिस, नहीं 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 नहीं, आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस जो होता है वो कवर्ड होता है क्यूटिकल से, और क्यूटिकल्स का काम फिर दिया हुआ है, क्या काम है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, ये तुम्हें पता ही है। क्यूटिकल्स जो होता है वो रूट में एब्सेंट होता है। फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हालांकि पता ही है हमें, पर याद रखना, ठीक है। तो इसमें हमें कितने पॉइंट्स मिले याद रखने वाले, सबसे पहले कंटिन्यूस लेयर वाला पॉइंट तो बिल्कुल बिल्कुल याद रखना। उसके बाद से हमें अगला क्या मिला, अगली चीज़ हमें मिली कि ये सिंगल लेयर्ड होती है, जिस पर टिक लगा रही हो ना, ये लास्ट टर्म रिवीजन के लिए। अगली चीज़ ये वाली याद रखना, साइटोप्लाज्म वाली, और बस ये सब तुम्हें पता है, ये सब कॉमन सेंस है। अब स्टोमेटा की बात करते हैं। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. Stomata regulates the process of transpiration and gaseous exchange. Each stoma is composed of two bean-shaped cells called the guard cells, which enclose stomatal pores. In grasses, the guard cells are dumbbell-shaped. The outer wall of guard cells away from the stomal pore are thin, and the inner wall towards the stomatal pore are thick, highly thickened. The guard cells possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata. Sometimes, a few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized and in their shape and size and come to know as subsidiary cells. The stomatal apparature, guard cells and the surrounding of subsidiary cells are together called the stomatal apparatus. ठीक है। अब स्टोमेटा में क्या क्या बातें कही गई हमें देखो, याद क्या रखना है। स्टोमेटा जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इन द एपिडर्मिस, ऑन नहीं, इन एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स। मार देगा स्टेम, मार के आ जाओगे स्टेम, गलत हो जाएगा, लीव्स, ठीक है। हालांकि स्टेम्स जो ग्रीन स्टेम्स होती है उनमें भी स्टोमेटा होता नहीं, सॉरी क्लोरोप्लास्ट होता है, व्हाट एम आई सेइंग, ठीक है। तो लीव्स जो होती हैं इनमें, इनकी एपिडर्मिस में स्टेम प्रेजेंट होता है, याद रखना। अगली चीज़ क्या है, ये जो होता है ये प्रोसेस तो पता ही, ट्रांसपीरेशन गैसेशन, पैथेटिक चीज़ है जो हमें पता है। अगली चीज़ क्या है, गार्ड सेल्स होती हैं, डम्बल शेप्ड की होती हैं, सॉरी बीन शेप्ड की होती है, किडनी शेप्ड होती है, ये सब हमें पता है। ये जो होती है ये स्टोमेटल पोर को इनक्लोज करती हैं, ये लाइन याद रखना, गार्ड सेल्स इनक्लोज स्टोमेटल पोर। फिर कहता है कि जो ग्रासेस हैं उनमें हमें पता है मोनोकॉट्स में गार्ड सेल्स जो होती हैं डम्बल शेप की होती हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट सी है, याद रखना है ना, कि जो आउटर वॉल होती है, आउटर वॉल वो कहाँ होती है, आउटर वॉल मतलब ये जो स्टोमेटल पोर से दूर हो, ठीक है। किस रिस्पेक्ट में आउटर बोल रहा है, जो स्टोमेटल पोर से दूर होगी वो आउटर कहलाएगी, ठीक है। और इनर वॉल कौन कहलाएगी, जो टुवर्ड्स स्टोमेटल पोर होगी, टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, ये चीज़ याद रखना। बाकी थिक थिन तो हमें पता ही, आउटर वाली थिन होती है, इनर वाली थिक होती है, ठीक है। ये आउटर के लिए, और हाईली थिकेंड होती है इनर वाली, ठीक। अब अगली बात कह रहे हैं कि जो गार्ड सेल्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट रखते हैं, ये भी लाइन याद ही रख लेना, हालांकि पता है हमें, पर याद रखने में क्या जाता है। कहते हैं कि गार्ड सेल्स जो होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। मान लो इसमें क्या कंफ्यूज करेगा, कुछ कंफ्यूज इसमें नहीं करेगा, डायरेक्ट पूछेगा ये तो। फिर ये क्या, गार्ड सेल्स जो होती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करती हैं, ये हमें पता है। समटाइम्स कुछ जो आसपास की सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज हो जाती हैं, किस चीज़ों में स्पेशलाइज होती हैं ये याद रखना, उनके शेप और साइज़ में स्पेशलाइज हो जाती है, नंबर में नहीं बढ़ती घटती हैं, शेप साइज़ में कम ज़्यादा, मतलब शेप साइज़ बदल लेती हैं और कहलाती हैं सब्सिडरी सेल्स। अब स्टोमेटल अपैरेटस क्या होता है, स्टोमेटल अपैरेचर यानी कि जो स्टोमेटल पोर है, गार्ड सेल्स है और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स हैं, ये मिलकर स्टोमेटल अपैरेटस बनाती है। डायग्राम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये जो आसपास की बड़ी पत्ती जैसे सेल्स हैं ये सब्सिडरी सेल्स हैं, सॉरी ये एपिडर्मल सेल्स हैं। एपिडर्मल सेल्स के अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं ये सब्सिडरी सेल है। फिर ये बीन शेप तो हमें पता है ये गार्ड सेल है, और जो बीच में छेद है ये स्टोमेटल पोर है। ओके, क्लोरोप्लास्ट, इसमें ये जो लाइट ग्रीन चीज़ें हमें दिख रही हैं ये वाली जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, तो डायग्राम याद रखना। उसी तरह से इसमें भी याद रखना, इसमें जो डार्क हरी पत्ती है वो एपिडर्मिस है, जो फूली हुई पार्ट है वो सब्सिडरी सेल है, और जो डम्बल शेप का है वो गार्ड सेल है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब फाइनली बात करते हैं हमारे स्टोमेटल अपेंडेजेस, सॉरी एपिडर्मल अपेंडेजेस की। कहता है एपिडर्मिस bears a number of hairs. The root hairs are unicellular elongations of epidermal cells and absorb water and minerals from the soil. On the stem, the epidermal hairs are called trichomes. The trichomes in the shoot system are usually multicellular. They may be branched or unbranched, or soft or stiff. They may even be secretory. Trichomes help in prevention of water loss due to transpiration. ठीक है, यस, एक सेकेंड, एक चीज़ थी, ठीक है, ये अब हम लोग बात करेंगे किसकी एपेंडिकुलर नहीं, एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात कर रहे हैं। क्या होती हैं वो? ट्राइकोम्स और रूट हेयर्स होती हैं। सबसे पहली बात, एपिडर्मिस जो होती है वो रूट बेयर करती है, यही लाइन याद रख लेना। बोल देगा एपिडर्मिस डज नॉट बेयर रूट, तो नहीं, एपिडर्मिस जो होती है वो रूट डज नॉट बियर हेयर्स, तो नहीं, एपिडर्मिस के पास हेयर्स होती हैं। अब अगर वही हेयर्स रूट में हुई तो उसको रूट हेयर बोल देंगे, वही हेयर्स अगर स्टेम में हुई तो उनको ट्राइकोम्स बोल देंगे। ठीक है, अब देखो रूट हेयर और ट्राइकोम्स में कुछ और भी अंतर होता है। क्या अंतर होता है? रूट हेयर्स जो होती हैं यूनिसेलर होती हैं हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, ये देखो याद रखना, यूनिसेलर होती है रूट हेयर्स यूनिसेलर होती है, और ये जो होती है ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कराती है सॉइल से, ये तो हमें पता ही है। फिर इसको लाल नहीं करते क्योंकि ये हमें पता है, लाल पीला वही करेंगे जो हमें नहीं पता रहता, जो हमें रटना होता है। ठीक है, ये सब तो कॉमन सेंस से पता है। फिर एपिडर्मल सेल्स जो हेयर पे होती है वो ट्राइकोम्स होती हैं। ट्राइकोम्स अब याद रखना, बोल देगा ट्राइकोम्स इन रूट सिस्टम और ट्राइकोम्स इन दिस दैट इज़ मल्टीसेलर यूनिसेलर, तो कंफ्यूज नहीं होना। ट्राइकोम्स इन शूट सिस्टम जो है वही मल्टीसेलर होती हैं। अगर बोल दिए ट्राइकोम्स इन द एक्सियल सिस्टम एंड ऑल दिस, तो कुछ नहीं, शूट सिस्टम में मल्टीसेलर होती है। ठीक, ये जो होती है या तो ब्रांच होंगी या तो अनब्रांच होंगी, ये चीज़ हमें पता ही है। दोनों में से कुछ भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, स्टिफ भी हो सकती हैं। कभी कभी जो होती है सिक्रीटरी भी होती है, कुछ सिक्रीट भी कर देती हैं। तो ये इतने टाइप की सेल्स हो सकती हैं स्टोमेटल की। अब ये क्या करता है? ये वाटर लॉस प्रिवेंशन कराता है। रूट हेयर क्या करती थी? वाटर का अब्जॉर्प्शन कराती थी सॉइल से, वाटर एंड मिनरल्स का। ये क्या करती है? प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो हमारा पहला टिश्यू सिस्टम जो कि है कौन सा? ग्राउंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। इसको हम लोग फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम लोग फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी मानते हैं। ये ट्रांसफर सेक्शन मत मान लेना, टिश्यू सिस्टम लिखा है भाई। ठीक है, टिश्यू सिस्टम। अब क्या है ये? जो भी सेल्स एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल में नहीं आती हैं वो सब आ जाती हैं ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में। ठीक है, लेट्स रीड नाउ। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल constitute the ground tissue system. It consists of simple tissues such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchymatous cells are usually present in the cortex, pericycle pith and medullary rays in the primary stems and roots. In leaves, the ground tissue system consists of thin-walled protoplast, chloroplast containing cells and is called mesophyll cells. ठीक है, क्या क्या बात है इसमें? देखो बहुत छोटा सा पैरा है पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग पढ़ के निकल लेते हैं और समझ भी नहीं आती क्या लिखी है। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि हर टिश्यू जो एपिडर्मल या वास्कुलर नहीं है वो ग्राउंड है। ठीक है, ये हमें पता है। अगली चीज़ ये बोलता है कि जो सिंपल टिश्यूज़ हैं जैसे पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, वो होती हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, मतलब वो सब मिल के बनाती है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक, कौन कौन मिल के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है? सिंपल सेल्स, सिंपल टिश्यूज़। बोल देगा कंपाउंड टिश्यूज़ मिलके बनाती है, तो नहीं, सिंपल टिश्यूज़ बनाती है। सिंपल टिश्यूज़ यही तीन होती है। इस साल तो सिलेबस से हटाई दिए पर 9th क्लास में तो सब नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल टिश्यूज़ जो होती हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाती है। अब कह रहा है ये वाली लाइन याद रखना, पेरीसाइकिल जो होती है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो क्या क्या चीज़ें बनाती हैं? तो वो बनाती है कॉर्टेक्स, पिथ, मेडुलरी रेज, और एक और चीज़ बनाती है पेरीसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज, और चौथा है कॉर्टेक्स। ये 4 चीज़ें बनाती है हमारी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पेरेन्काइमेटस सेल्स। और किस में? बोल देगा सेकेंडरी स्टेम एंड सेकेंडरी रूट, तो नहीं भाई नहीं, प्राइमरी स्टेम एंड प्राइमरी रूट। ठीक, तो रिमेंबर द टर्म प्राइमरी स्टेम एंड प्राइमरी रूट ओनली।
मुझे नहीं पता सेकेंडरी में क्या होता है, पर एनसीईआरटी में सिर्फ प्राइमरी के बारे में बोला है, तो याद रखना वो सिर्फ प्राइमरी की बात कर रहा है। समझ आ गई बात। अब अगली लाइन, एक और लाइन बहुत मस्त लिखता है, क्या लिखता है, इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स। ये क्या है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, ये हमारा वर्णन है, मीज़ोफिल सेल्स का वर्णन किया गया है कि ये सेल्स इस तरह की होती है। तो मीज़ोफिल सेल्स कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये जो होती है ये सिर्फ लीव्स में देखने को हमें मिलती हैं, ठीक। तो लीव्स में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इस तरह की होती है। मीज़ोफिल टिश्यू अगर बोल दे क्या है तो हम मानेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक ग्राउंड टिश्यू है। समझ आ गई। इसमें हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले। पहली बात, ये सिंपल टिश्यू से बना है। दूसरी बात, पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट्स में, जो कि बनाती हैं कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रेस। और तीसरी बात तो हमें पता चली क्या, मीज़ोफिल सेल्स के बारे में। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के क्लियर हो चुके हैं। ऑल राइट, अब हम लोग बात करेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। ये तो बहुत कॉमन सिंपल सा, हमें पता है ये सब कुछ इसके बारे में। अब सबसे पहले रीडिंग लगाते हैं। इट सेज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कम्प्लेक्स टिश्यू। सी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो था वो सिंपल टिश्यू से बना था, वैस्कुलर टिश्यू जो है वो कम्प्लेक्स टिश्यू से बना हुआ है, दैट इज फ्लोएम एंड जाइलम। नाउ द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल। पता है डाइकॉट स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम. Such vascular bundles, because of the presence of cambium, possess the ability to find secondary phloem and secondary xylem tissues, hence are called open vascular bundles. In monocotyledons, the vascular bundles have no cambium in them, hence, since they do not form secondary tissues, they are referred as closed. When xylem and phloem are present within the vascular bundle when xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial, such as in roots. In conjoined type of vascular bundle, the xylem and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundle. Such vascular bundles are common in stem and leaves. The conjoined vascular bundle are usually having phloem located at the outer side of the xylem. एक सांस से सब पढ़ लिया। अब देखो क्या रहा है, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई इसमें। सबसे पहली बात, जैसे हमारा जो ग्राउंड टिश्यू था वो किससे बना था, सिंपल से, है ना। उसी तरह से ये जो है ये बना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू से। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ये तो हमें पता ही है। ये सब जाइलम और फ्लोएम टुगेदर कॉल्ड द वैस्कुलर बंडल, पता है। अब देखो डाइकॉट्स में, हालांकि हमें पता है पर हाईलाइट मार लेते हैं कि डाइकॉट्स में क्या होता है। डाइकॉट्स की स्टेम में याद रखना, स्टेम, डोंट फॉरगेट द वर्ड स्टेम। डाइकॉट्स की स्टेम में क्या होता है कि क्या, कैम्बियम बन जाता है, कैम्बियम बनने की एबिलिटी होती है। तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में। ऐसे वैस्कुलर बंडल्स को ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं, क्योंकि दे आर ओपन फॉर व्हाट, ग्रोथ, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। ओपन मीन्स ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करने के काबिल है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये तुम्हें पता ही है। तो इन्हें ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं। दूसरी बात ये हमें पता है कि मोनोकोटिलेडन्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, बेचारों के पास कोई क्षमता नहीं होती है दूसरा जाइलम फ्लोएम बनाने की, तो इसलिए इन्हें क्लोज्ड कहते हैं, ठीक है। ये सब हमें पता है। अब देखो कंजॉइंट और रेडियल क्या होता है। कंजॉइंट मतलब, ओके पहले रेडियल दिया हुआ है, तो रेडियल का मतलब होता है जब अलग अलग रेडियस पे हो। जैसे ये देखो, ये है, ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है काटो, ये दूसरा रेडियस, ठीक है। ये R1, ये R2, ठीक है। तो R1 पे हमारा क्या प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है, और R2 पे क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम पसंद है, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है। तो देख रहे हो, ये इसको कहते हैं रेडियल मतलब अलग अलग रेडियस पे। कंजॉइंट क्या होता है, कंजॉइंट मतलब एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है, ठीक। जैसे कि ये दूसरा वाला डायग्राम देख रहे हो, ये हो गया हमारा कंजॉइंट वाला, मतलब ये एक ही रेडियस है, इसी में दोनों प्रेजेंट है, फ्लोएम भी और जाइलम भी। अब इसमें एक और चीज़ कह रहा है कि जो फ्लोएम है ना वो जाइलम के आउटर पोर्शन पे रहता है, मतलब आउटर साइड पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही बोला है ना, लोकेटेड आउटर साइड, यस यही कहा है। अब देखो ये सी वाला क्या दिया है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, तो ये सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बना दिया, ठीक। यही चीज़ दी हुआ है। ये कंजॉइंट ओपन टाइप है, मतलब ये ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर, ओके ये नहीं दिया हुआ है, सॉरी माय बैड, ये नहीं बोला है कि इसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, मैं भूल गई थी इसमें। फिर ये कंजॉइंट को भी दूसरे तरह से डिफाइन किया है, कंजॉइंट ओपन और कंजॉइंट क्लोज्ड।
ये पहले वाले में दिखा रहा है कि इसमें नो कैम्बियम, इसमें कोई कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, क्लोज टाइप है, क्लोज टाइप। और इसमें दिखा रहा है कि कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये ओपन टाइप है। कैम्बियम प्रेजेंट मतलब ये ओपन टाइप है, मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। समझ आ गई। और एक बात सुनो, जो रेडियल वाला सिस्टम होता है ये प्रेजेंट होता है रूट्स में, ठीक है, और जो ये कंजॉइंट वाला होता है ये प्रेजेंट होता है स्टेम्स एंड लीव्स में। समझ आ रही है मेरी बात, लीव्स में। ऑल राइट। अब हम लोग ट्रांसफर सेक्शन या फिर एनाटॉमी जो है वो देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक